Hello and welcome back to PSC Panchayat. Continuing with the modern age, we are going to study about Ashoka, his empire, the system in his empire. So in last class, I told you about the judicial system, the committees they had. There were 6 subcommittees, which were trade, navy, transport, communication, चैरिटर, यस चैरिटर, और एक फुट शोल्डर भी थे. ओके, चलो. अब एक और अच्छी चीज है जो कि बहुत आती है कि पॉटरी जो उस समय की थी उसका जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. तो उसको बोलते हैं, ये पूरे मॉडर्न एज में ये पॉटरी मिलती हैं जिनको NBPW, दैट इज नदन ब्लैक पेंटेड वेयर. ये है पॉटरी की खासियत जो महाजनपद के टाइम पे थी. ठीक है. सो ये सारे सोर्सेज होते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन बताते हैं, और इसकी फोटो भी बनी हुई है 11th क्लास के आर्ट एंड कल्चर की किताब में भी बनी हुई है, थीम्स वाली किताब में भी बनी हुई है पार्ट 1 में. सो एक बार फोटो देख लेना, सो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. ब्राह्मी स्क्रिप्ट बताया था. स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी? एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और एक खारोश्ती थी. ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट. पाली प्राकृत तो थे ही, ठीक है. और इस टाइम पे हमारे पास कॉइन्स जो थे उनको बोलते हैं, एक तो ये सिल्वर कॉइन्स थे. गोल्ड कॉइन्स आएंगे कब? गुप्त काल में, गुप्त एज में गोल्ड कॉइन्स आएंगे. और उसके पहले भी कुशान्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं सॉर्ट ऑफ. तो अभी सिल्वर कॉइन्स चल रहे हैं और ये पंच मार्क्ड होते थे. मतलब इनका जो शेप होता था आज के कॉइन्स की तरह नहीं होता था, मोटा मोटी होता था और उसमें एक उनके पास सील जैसा होता था, उसमें थप्पा लगा देते थे. ठीक है. उन उन कॉइन्स का फोटो भी अवेलेबल है बुक्स में, और उसको देख लेना. क्योंकि यूपीएससी में एक बार सवाल ये आया था मेंस में कि गुप्त काल के, गुप्ता एज के जो कॉइन्स थे वो किस किस्म के थे, उनके बारे में एनालिसिस आई थी कि उसमें कॉइन्स में कौन से मोटिव्स बने होते थे या क्या होता था. तो उसकी स्टडी के ऊपर एक मेंस का सवाल आया था. सो कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज बेसिकली कॉइन्स क्या बताते हैं, आज के टाइम के कॉइन्स क्या बताते हैं कि हमारे समय पे क्या महत्वपूर्ण है. जैसे एक कॉइन में आप देखोगे बाजरा बना होता है, राइट, और कभी गेहूं बना होता है, कभी किसी की यस ये सब बना होता है. जब ब्रिटिशर्स टाइम पे क्वीन की फोटो बनी होती थी उसमें, राइट. सो इसी वजह से कॉइन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. एक वर्ड है गहापति. गहापति इज ओनर ऑफ द लैंड. ठीक है, कुछ वर्ड्स शायद मैंने लिखाए थे, अभी एक ये लिख दो, गहापति एंड सेठीज. इनका ये बेसिकली बिग ओनर ऑफ लैंड, काइंड ऑफ जमींदार की तरह थे ये. सिल्क रूट तो था ही, काफी फ्लरिशिंग था, बहुत अच्छे से चल रहा था. सिल्क रूट में तो भी आगे मिडिवल एज में अल्बरोनी भी आएगा, वो भी बताएगा. ठीक है, इब्न बतूता भी उसके बारे में बात करेगा, जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं सब बताते हैं. सो इट वाज कनेक्टेड टू उत्तर पद. यानी ये मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे मौर्यन काल में जो इनके सेंटर्स थे, कैपिटल्स थे, 5 कैपिटल्स मैंने आपको बताए थे ना, एक तक्षशिला, उज्जैन, ठीक है, ऐसे और क्या था, अवंती, वही अवंती उज्जैन हो गया. ठीक है, ऐसे 5 जगह थी. तो उन्होंने वैसे उनको दक्षिण पद, उत्तर पद, ठीक है, पश्चिम, ऐसे करके उन्होंने उसको नाम दिया था. ओके. सो जो नॉर्थ वाला था उत्तर पद, वो सिल्क रूट से कनेक्टेड था. ठीक है. सिल्क रूट कहाँ से जाता है, मैप में थोड़ा बहुत आइडिया है. सिल्क रूट जाता है इधर से, ये अफगानिस्तान की तरफ से. यहाँ यहाँ से जाता है ऐसे सिल्क रूट.
ठीक है, बट फिर उसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इट्स लाइक दैट। अब अर्थशास्त्र के बारे में ये सारे वो वैसे वाले ही फैक्ट्स हैं जो आपको जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अर्थशास्त्र में बेसिकली टोटल 15 चैप्टर हैं, ठीक है, कौटिल्य द्वारा जो लिखी गई, लार्जली हम जानते हैं कि कौटिल्य यानी चाणक्य ने ये किताब लिखी थी। अब इस अर्थशास्त्र किताब में 15 चैप्टर हैं और इसमें से जो 10 चैप्टर हैं सिर्फ कौटिल्य ने वो लिखे हैं, बाकी के 5 चैप्टर दूसरे लोगों ने लिखे हैं। सो अर्थशास्त्र इज नॉट रिटन बाय ओनली चाणक्य, ठीक है, इट इज रिटन बाय चाणक्य बट नॉट ओनली, ठीक है। 10 chapters are written by Chanakya, rest 5 are unknown. तीन और खास किताबें हैं इस काल की, मौर्य काल की, तो वो ये हैं कि पहली तो है इंडिका मेगास्थनीज की। अब इंडिका की खास बात ये है कि इंडिका में चाणक्य का मेंशन नहीं है, चाणक्य इज नॉट मेंशन्ड इन इंडिका, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट किताब है, इसको रेफर किया जाता है जब ये मॉडर्न एज को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें चाणक्य का मेंशन नहीं है। मेगास्थनीज ने लिखा था इसको। एंड दूसरा पॉइंट इज चाणक्य इज नॉट मेंशन्ड। सो ये काफी हैरान करने वाली बात है कि इतनी फेमस किताब में मौर्यन काल की, जहाँ पे वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, बट चाणक्य की बात नहीं लिखी हुई है। यू नेवर नो, बट चाणक्य थे, सो ये डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि चाणक्य नहीं थे। एक तीसरी किताब है मौर्य काल की, नाम सुना होगा शायद आपने, मुद्रा राक्षस, ठीक है। सो ये जो किताब है ये लिखी थी विशाख दत्त ने, ठीक है। सो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि उसमें बना होता है, यार उनसे बोल दो टॉवल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बुक इज मुद्रा राक्षस, बहुत अच्छी किताब है ये, अगर कभी मिल जाए, सिंपल हिंदी में, संस्कृत में लिखी गई थी, हिंदी में ट्रांसलेशन आपको मिल जाता है, ओके। सो मुद्रा राक्षस इज रिटन बाय विशाख दत्त। एक और इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है नीतिसार, तो नीतिसार को लिखने वाले हैं, दिन में कौन पटाखों को, ये ड्रामा बुक है, वहाँ का जो सिस्टम है, सोसाइटी है, उस पे बेस्ड एक ड्रामा है ये, जिसको विशाख दत्त ने लिखा है। ये कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है कि एक तरफ बुक का नाम लिख दिया, एक तरफ ऑथर का नाम लिख दिया, एंड देन यू हैव टू फाइंड विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट। एक और किताब है वो है नीतिसार, डू आई राइट इट, ये विजिबल है क्या इधर? एक ये किताब है नीतिसार, ये लिखा है कमंडक ने, बस। या बाहर कोई नहीं है क्या? इट इज ड्राई। नीतिसार लिख लो, नीतिसार लिखी गई है कमंडक द्वारा।
अब अशोक के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ तो मैंने पहले ही लिखा दिया था, बस उसी के आगे अपने को कंटिन्यू करना है। इनिशियली ही वाज गवर्नर ऑफ अवंती, अवंती के गवर्नर अपॉइंट किया गया था। एक खास बात यह है कि मौर्यन काल में इनके टाइम पे ये माना जाता है ब्यूरोक्रेसी एक प्रॉपर स्टैब्लिश्ड सिस्टम था, ठीक है। बट गवर्नर जो है हेरिडेटरी होते थे, यानी जो वहां के ही राज परिवार के लोग हैं गवर्नर वही बनाए जाते थे। बाकी जो ऑफिसर्स थे वो सॉर्ट ऑफ फेयर एग्जाम काइंड ऑफ से होते थे, वो उनका फेयर सिलेक्शन था, एग्जाम नहीं बट यस वहां पे एक फेयर सिलेक्शन होता था उनकी योग्यता के अनुसार। लेकिन जो गवर्नर है वो राज परिवार का होता था। अब ये कहा जाता है अशोक ने गद्दी पाने के लिए 99 भाइयों का कत्ल किया था, राइट। अब इसमें उनकी मदद की थी एक मिनिस्टर ने, ही वॉज बेसिकली अ ब्यूरोक्रेट। सो राधा गुप्त नाम के इस ब्यूरोक्रेट ने अशोक की मदद की थी गद्दी के लिए। Always keep your phone on silent. You want to talk, you can go out. अब इनके कुछ नाम हैं, नेम्स ऑफ अशोक, कहाँ पे क्या नाम है। मस्की में जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे इनको नाम दिया गया है बुद्ध सैयद। ये सब इनके उपनाम हैं जो अशोक को जगह जगह पे दिए गए थे। सारनाथ, मस्की। सारनाथ इंस्क्रिप्शन में धर्मासो नाम दिया गया है। सारनाथ इंस्क्रिप्शन में इनका नाम दिया गया है धर्मासो। श्रीलंका टेक्स्ट में देवम पिया एंड पियदासी। जहां पे आपने बिंदुसार के बारे में लिखा है वहां पे बिंदुसार का एक इंपॉर्टेंट अम्बेसडर था जिसका नाम था डायनोसियस। सो इस नाम का जो अम्बेसडर है वो ही वॉज अम्बेसडर, और ये बिंदुसार के टाइम का था, ठीक है। सो ये वहां पे ऐड कर लो, सो कभी क्वेश्चन में आएगा, सो ध्यान रहेगा। ये जो सारनाथ इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे एक खास बात लिखी हुई है, वो ये लिखा हुआ है कि अशोक ने 2.5 साल लिए थे बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने में। इससे एक बात ये समझ में आती है, अगर हम किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो कितना मुश्किल से आधा पौन घंटा लगना चाहिए कायदे से, बट इनको अगर 2.5 साल लगा है तो इससे एक ये बात निकल के आती है कि उस समय बुद्धिज्म एक फिलॉसफी रही होगी, ना कि रिलीजन। उस फिलॉसफी को समझने में पढ़ने में उनको 2.5 साल लगा होगा, एंड देन ही वॉज कन्वर्टेड टू इट। सारनाथ इंस्क्रिप्शन में ये बात लिखी हुई कि 2.5 साल लगे थे।
अशोक एक पहला इकलौता राजा है जिसने पहली बार ये कहा था कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। ठीक है, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। और इससे ये कि वो मतलब राजा जो है, राजा की अथॉरिटी इससे निकल के आ रही है ना, कि उसकी जो पोजीशन है वो पूरी प्रजा को बच्चों की तरह देख रहा है। सो ही सेड ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। अब इनकी धम्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। वो आपकी थीम्स में ही मैंने आपको दिखाया था, थीम्स में लिखा हुआ है कि धम्मा की ये क्या क्या बातें हैं जो अशोक धम्म में सिखाई गई थी। बेसिकली ही वांटेड टू कन्वे कि हमें सबकी इज्जत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से तमीज से पेश आना है, या जो स्लेव्स हैं जो हमारे अंडर काम करते हैं उनसे तमीज से पेश आना है, नॉन वायलेंस करना है, झूठ नहीं बोलना है, मोरालिटी और एथिक्स के बारे में सोचना है, और इंसान और जानवर दोनों के वेलफेयर के बारे में सोचना है। ये तो मोटा मोटी इनकी बात हो गई। यस। अब क्या है, अशोक के टाइम में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये मैंने लिखाया था। एक जो काउंसिल है ना, चारों अभी क्लास के बाद एक साथ लिखा दूंगी कौन सा क्या था। और अशोक ने एज अ मिशनरी जो बहुत सारे लोगों को भेजा था, अपने बेटे बेटियों को भी भेजा था उसने। तो ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सांची स्तूप में लिखी हुई है। सांची स्तूप में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो कभी आप जाएं तो खोजिएगा कहाँ लिखी है। यस। बट पूरा केवल उसी ने नहीं बनाया था, वो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ था। पांच प्रोविंसेस थे जो मैंने आपको बताया कि सिल्क रूट वाज कनेक्टेड टू उत्तर पद। सो ऐसे पांच प्रोविंसेस थे, उत्तर पद, दक्षिण पद, मध्य देश, प्राची देश, अवध देश। ये पांच उसने प्रोविंसेस लार्जली डिवाइड किए थे फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तर पद हो गया, इसके अलावा है एक दक्षिण पद, एक है मध्य देश, दक्षिण पद, एक है मध्य देश, एक है प्राची देश, एक है अवध देश। पांचवा आपको बता दिया था, दैट इज उत्तर पद। These were the five provinces, five large provinces. प्राची देशेस। अब हमने पढ़ा था मौर्यन काल आने से पहले नंद थी, नंद से पहले कौन सी थी? शिशुंग। ठीक है। अब इसके बाद मौर्य के बाद जो काल आएगा उसको बोलते हैं, एक डायनेस्टी है शुंग डायनेस्टी। ठीक है। अब खाली उसके आने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जब अशोक के टाइम पे ये इतना फ्लरिश था, इतना बड़ा हो गया था किंगडम, तो फिर ये गिरा कैसे? ठीक है। सबसे पहला रीजन तो ये है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर में। फर्स्ट फोरमोस्ट रीजन इज क्योंकि ये एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि इनको उसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है समझ नहीं आ रहा था, या फिर समझ आ रहा था, या फिर एक मत ये भी है हिस्टोरियंस का, क्योंकि अशोक की पॉलिसी बदल गई थी। ठीक है। अब पॉलिसी क्या थी? अब इनकी पॉलिसी थी कि भाई हम दोस्ती से, प्यार से, सौहार्द से जो है कॉन्क्वेस्ट करेंगे। सौहार्द से कॉन्क्वेस्ट तो होता नहीं है। ठीक है। सो एक ये भी मत है कि इस वजह से भी खत्म हो गया था। दूसरा ये है कि इतना बड़ा हो गया था और संभाला नहीं जा रहा था। तीसरा ये है कि इनकी, क्योंकि ये एम्पायर इतना बड़ा था और हर जगह गवर्नर लगे हुए थे, तो ये था कि वो भी ब्रेक कर रहे थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है।
सो वही बात है, सेंट्रल अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि स्टेट्स फिर अलग होने की सोचने लगते हैं। सो सबसे बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि जो ब्राह्मणों का रिएक्शन था वो, क्योंकि इससे पहले क्या था, ब्राह्मण्स का सब कुछ सही चल रहा था, बट यहाँ पे अशोक ने क्या किया, धम्म पॉलिसी ले आए, ठीक है, बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करने लगे। सो ब्राह्मणों का रिएक्शन उससे आने लगा। तो इसके बाद जो शुंग डायनेस्टी है, ऐसा माना जाता है कि देवर ब्राह्मण, ठीक है, जो ब्राह्मण चीफ था उसी ने बेसिकली तोड़ दिया था इसको और अपनी अलग डायनेस्टी बनाई थी। सो ही वाज अ ब्राह्मण चीफ। सो डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट इज ब्राह्मणिकल रिएक्शन। With the acceptance of Buddhism, क्या नहीं मानते थे? नहीं, नो, वो इसके विरोध में तो बना था ये धर्म। अब नॉन वायलेंस और एंटी सैक्रिफाइस जो बुद्धिज्म के साथ आया था, इसकी वजह से ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि नॉन वायलेंस एंटी सैक्रिफाइस, इसी से तो उनका चलता था काम। ठीक है, अब वही आपने छीन लिया है। बुद्धिज्म में ये था कि वायलेंस नहीं करना है, राइट? सो इसकी वजह से भी रिएक्शन था। सो नॉन वायलेंस एंड एंटी सैक्रिफाइस, यज्ञ करवाते थे, इन्हीं सबसे तो उनको दान दक्षिणा मिलती थी। So basically, ultimately, a Brahman who was from Shunga dynasty, killed last Mauryan ruler and established a Shunga dynasty. No, no, no. He was someone else. Killed him and established Shunga dynasty. दूसरी रीजन ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी। पहला मेन रीजन ब्राह्मणिकल रिएक्शन, दूसरा है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे हो गई थी क्योंकि जब इतना एम्पायर इतना बड़ा था और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल रूल चलता था मौर्यन एम्पायर में, तो सारी सैलरीज या जितने भी पैसे जाते थे तो सब सेंटर से जाते थे सारे ऑफिसर्स को, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, या जो भी दूसरे काम होते हैं ऑफिसर्स के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सैलरीज जाती थी। अब एम्पायर इतना बड़ा हो गया तो धीरे धीरे वो ज़्यादा टोल लेने लगा इनकी ट्रेजरी में। दूसरी रीज़न ये थी आर्मी, ठीक है, आर्मी को मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। ओके, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि जो भी मेंटेनेंस है सब सेंटर करता था, तो उस वजह से वो बर्डन हो गया। तीसरा मेन रीजन ये है कि अशोक ने बहुत ग्रांट दिया था, बहुत दान दिया था, किसको? बुद्धिस्ट मॉन्क्स को।
सो बुद्धिज्म में जैसे ही वो फॉलो करने लगे तो उन्होंने दान दक्षिणा बहुत बहुतायत में की, उसकी वजह से भी एक टोल आ गया। सो ये सारी चीजें हैं। पहला है मेंटेनेंस ऑफ लार्ज आर्मी। दूसरा है अशोकन ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अब मौर्यन एम्पायर के इतने फ्लरिश होने का एक जो शुरुआत में जब हम डिस्कस कर रहे थे, महाजनपद जब बन रहा था, बताया था कि आयरन, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू उनके पास में पड़ता था। सो अब धीरे धीरे आयरन की नॉलेज बाकी जगह भी फैलने लगी, मटेरियल एक्सेस होने लगा। सो वो जो खास बात थी इस एम्पायर की वो फैलने लगी। सो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस और कम हो गई, ठीक है। Knowledge of new material. Iron and tools were now available to our other parts also. Now the most important reason जो हम आगे देखेंगे वो ये है, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो इनका बॉर्डर था, दैट इज तक्षशिला वाला जो बॉर्डर था, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मगध में चल रहा है और वेस्ट वाला जो बॉर्डर है उसको इग्नोर कर दिया। वहाँ की मेन जो है फ्रंटियर वो बनता है। ठीक है, कोई भी नया इंसान आएगा तो उधर से आएगा, नए ट्राइब्स या नए लोग आएंगे उधर से आएंगे। सो इन्होंने उसको उसका खास ख्याल रखना ज़रूरी था, एक फ्रंटियर बनाना था, एक फोर्ट काइंड ऑफ रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये ग्रीक, हुन, ये सारे जो आते हैं ना, कुशांस, ये उधर से ही आएंगे। सो नई ट्राइब्स आएंगी अब कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, और जिन्होंने इनके एम्पायर को और तोड़ दिया। neglected northwest frontier. So nomadic tribes from Central Asia started moving. ये वो टाइम है कि सेंट्रल एशिया से बहुत सारी ट्राइब्स आई थी, पार्थियंस, सिथियंस एंड ये ग्रीक्स और बहुत सारे नाम हैं। सो ये सारे एक यही समय ऐसा आया था फर्स्ट सेंचुरी के आसपास या फिर सेकेंड सेंचुरी के आसपास, जहाँ पे ये लोग वहाँ से मूव करने लगे, दुनिया के इधर उधर हिस्से में जाने लगे। यानी कुछ यूरोप में गए, कुछ मिडिल ईस्ट में गए, कुछ इधर आ गए। सो दे स्टार्टेड मूविंग। सो ये कुछ 4-5 रीजंस हैं जो कि डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर को लेकर हैं। लास्ट किंग ऑफ मौर्य वाज बृहद्रथ। लास्ट मौर्यन रूलर वाज बृहद्रथ। पोस्ट मॉडर्न के बारे में अब कर लेते हैं जल्दी से। शुंग कान्वा डायनेस्टी,
मालविका अग्निमित्र का नाम सुना है? अग्निमित्र कौन है? मालविका बुक में मत ढूंढो, उससे कुछ नहीं होगा। सो शुंग डायनेस्टी का ही एक राजा, व्हाट, शुंग डायनेस्टी में ही सबसे पहले शुंग डायनेस्टी किसने बनाई थी? पुष्यमित्र शुंग। पोस्ट मॉडर्न एज हम कर रहे हैं, तो शुंग डायनेस्टी। सो इनको बनाने वाले थे पुष्यमित्र शुंग। और ये कौन थे? लास्ट मौर्यन रूलर, यानी बृहद्रथ के मेन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण चीफ जिनको कहा जाता है, ये वो थे। काफी भरोसेमंद थे और इन्होंने ही राजा का गला काट दिया। और मेन रीजन ये था कि हमें वापस से जो वैदिक रिचुअल्स थे जो अशोक ने बंद कर दिए थे इनके टाइम पे, उनको रिवाइव करना था, यानी बेसिकली ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करना था। इसने, पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है, इसने बहुत सारे बुद्धिस्ट चैत्य विहार भी काटे। ठीक है, ये भी माना जाता है शायद बोधि ट्री भी काटा था, ऐसा माना जाता है। नो श्योर, देयर इज नो श्योरिटी। एक तो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक किंग आएंगे, वो तो काटेंगे ही, उनका तो मेंशन भी है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट पुष्यमित्र शुंग। कहीं कहीं लिखा रहता है, नहीं असली नहीं करता। सो बेसिकली ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने जितना भी बुद्धिज्म को जो भी महत्व दिया गया था उस सब को तोड़ मरोड़ करना शुरू किया। स्तूप, उसने बहुत सारे स्तूप तोड़े, ठीक है, विहार तोड़े, बहुत सारे विहार, चैत्य तोड़े। सो ये सब, और बेसिकली वापस से ब्राह्मणिज्म को लाना शुरू किया, बहुत लाइक एक अच्छी खासी स्पीड में, कि जो पहले था वैदिक काल में था बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए। सो पुष्यमित्र शुंग became ruler, revived वैदिक रिचुअल्स, वापस ले आए ये। He is believed to be destroyed many stups, vihars and chaitya. इन्हीं के सुपुत्र हैं पुष्यमित्र शुंग के अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका की जो लव स्टोरी है वो कालिदास में, कालिदास ने जो मालविका अग्निमित्रम लिखा है वो इनकी लव स्टोरी पे लिखा है। ठीक है, सो ही इज द हीरो। ये भी सवाल आया हो चुका है पीवाईक्यू में, यूपीएससी में। ठीक है, ही इज द हीरो ऑफ कालिदास प्ले मालविका अग्निमित्रम। रिटन बाय कालिदास। हीरो इज अग्निमित्र। किस डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी। एक सौ तिरासी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके बाद डायनेस्टी आती है कानवा डायनेस्टी। मारधाड़ ही चल रही है। अब शुंग डायनेस्टी का जो आखिरी आखिरी राजा था उसका नाम था देवभूति। देवभूति को मारा था उसी के मिनिस्टर ने, मंत्री ने, जिसका नाम था वसुदेव कानवा। अब वसुदेव कानवा अपनी डायनेस्टी निकालेंगे जिसका नाम होगा कानवा डायनेस्टी। शुंग के बाद कानवा डायनेस्टी आती है और ये आएगी फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में, दैट इज 73 BC। He killed last Shung ruler देवभूति। और इनका नाम क्या था?
फर्स्ट एम्परर वाज नॉट एम्परर, फर्स्ट रूलर वाज वासुदेव कानवा। अब कानवा डायनेस्टी के बारे में बस इतना ही कुछ है, इससे ज्यादा यस यस अभी वही चलेगा। अब आप देखोगे विद इन 100 और 200 ईयर्स बुद्धिज्म विल इलोप फ्रॉम इट्स ओन बर्थ कंट्री। ठीक है, बुद्धिज्म अब खत्म हो जाएगा यहाँ से। अभी जो ब्राह्मणिज्म है वो पीक पे नहीं है, यू आर सेइंग। हाँ हाँ, वो इसलिए नहीं है, देखो इसके बाद क्या है, आखिरी जो हिंदू राजा था वो था हर्षवर्धन, ठीक है, 7th 8th सेंचुरी में। उसके बाद जो आए मिडिवल हाँ सारे पहले ये आ गए सुल्तान्स आए, ठीक है, उसके बाद मुगल्स आ गए, तो पूरा मुस्लिम मुस्लिम हुआ। हालांकि साउथ में हिंदुइज्म था, ठीक है, यस साउथ में फिर भी काफी समय तक था। तभी आप देखोगे 8th 9th सेंचुरी में जो भक्ति है, भक्ति मूवमेंट जिसको हम पढ़ते हैं, वो साउथ से आता है। ठीक है, 7th 8th सेंचुरी में ये हमारे आदि शंकराचार्य, इन्होंने जब देखा कि जो ब्राह्मणिज्म है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है, ठीक है, लोग पीछे छोड़ रहे हैं अपने ही कल्चर को, तो इन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी। आदि शंकराचार्य ने साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट ईस्ट पूरे जगह यात्रा की। और आपने अगर सुना होगा देवी स्तोत्र है एक, दुर्गा जी का, सुना है, वो इन्होंने लिखा था। कृष्ण जी के लिए भी एक स्तोत्र लिखा था, वो इन्होंने लिखा था। इनफैक्ट जो हम ये पढ़ते हैं रावण रचित स्तोत्र श्री शंकर जी के लिए, ठीक है, वो भी माना जाता है कि इन्होंने लिखा था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो रावण ने लिखा था, बट एक ये भी है कि इन्होंने लिखा था। सो बहुत सारे जो स्तोत्र इस वक्त आप पाएंगे, दे आर वेरी फेमस, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई यूज्ड टू लिसन टू देम। सो दीज आर वेरी फेमस स्तोत्र, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये सब आदि शंकराचार्य ने किया था टू रिवाइव ब्राह्मणिज्म। ओके, और इसी के साथ इसी दौरान पे ही साउथ में ही भक्ति मूवमेंट शुरू होता है। ये कि बस आपको कुछ नहीं करना है, सत्संग करना है, भजन करना है, दैट इज भक्ति। धीरे धीरे जब वो नॉर्थ में पहुंचा, कब पहुंचा, 14 15 सेंचुरी में नॉर्थ में पहुंचा, ठीक है, लेकिन वो भक्ति के रूप में पहुंचा। इतना जो रिगरस ब्राह्मणिज्म था जो पहले था वैदिक काल में, वो नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। जब ब्रिटिशर्स आए तो उस वक्त एक बीच में एक ऐसी वेव आई थी जहां हमने ब्राह्मणिज्म को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की थी, रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। ये जब हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे 18th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, जब इनकी हम बात पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, यानी ब्राह्मणिज्म को उसमें थोड़ा सा मॉडर्निज्म ऐड करना। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उसका एक हमें ये एहसास हुआ था कि वी आर वेरी बैकवर्ड। ये चीज हमें एहसास हुई थी कि हमारे कुछ रिचुअल्स हैं जो मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं। सो उन्होंने वापस से ब्राह्मणिज्म लाए, लेकिन रिफॉर्म करके लाए, उसमें एजुकेशन डाल दिया, साइंस डाल दिया, ठीक है। सो एक ये समय था। फिर उसके बाद ये आया कि जब 20th सेंचुरी में गांधी जी जब पिक्चर पे आते हैं और जब देश को की एकता की बात होती है, तो उन्होंने क्या किया, देश की एकता के लिए हमने कुछ चीजों को पीछे छोड़ दिया, हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रायोरिटी में रखा, ठीक है, यू विल रीड दैट। कई ऐसे मौके आएंगे जहां पे गांधी जी ने किसी मतलब हिंदू की भावनाओं से ऊपर रखा हिंदू और मुस्लिम की एकता, ठीक है। उसकी वजह से कई सारे लीडर्स में इस बात को लेके समस्या भी थी, डिस्प्यूट भी होते थे। सो ये चीज़ हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद जब देश आज़ाद हो जाता है, फिर जब पॉलिटिक्स आती है, जब पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अब मुस्लिम जो कम्युनिटी है माइनॉरिटी में है, दैट इज क्लियर, बट किसी किसी राज्य में वो एक अच्छा खासा वोट बैंक है।
सो अब यहाँ उससे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिपेंडिंग कि उनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपीजमेंट पॉलिसी शुरू कर दी कि यहाँ पे अगर हमें हमें लगता है कि इस राज्य में मुस्लिम वोट बैंक हमारे काम का है, तो हम क्या करेंगे, ब्राह्मणिज्म को दबाने की कोशिश करेंगे, हिंदुइज्म को दबाने की कोशिश करेंगे। सो ये सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिलीजन को मोल्ड करना, ये लगातार चलता आया है। अब 2014 में क्या हुआ, राम जन्मभूमि को लेकर के पॉलिटिक्स हुई, ठीक है। सो अब ये हुआ, उसके बाद से आप नोटिस करोगे कि जैसे राम जन्मभूमि में जब भूमि पूजन हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री गए थे वहां पे, ठीक है। सो और भी कहीं पूजन हो रहा होगा, प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे सदगुरु जहाँ पे वो शंकर जी की मूर्ति है, जब वो की उसकी हाँ वहाँ पे भी गए थे वो, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट कि जब भी अब ये आप चीज़ें देखोगे कि अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एक्सेप्टिंग हिज रिलीजन विद प्राइड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजिशन। सो ऐसी चीज़ें हैं। अब क्या है, रिलीजन पॉलिटिक्स मतलब इतने एक ही सिक्के के मतलब इधर इधर हो गए हैं, वो उनको अलग नहीं किया जा सकता। सो इट इज़ लाइक दैट। बट वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में क्योंकि हमने पढ़ा था, वहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी हेरिडिटी किंग वाली बात नहीं थी, तो वहाँ पे फिर भी रिलीजन काफ़ी प्योर था, ठीक है। लेकिन उसके बाद से किंगडम्स आ गए, सत्ता आ गई, मंत्री महामंत्री, ठीक है। तो वहाँ पे रिलीजन का जो रूप है वो बदल गया। अब रिलीजन एक जरिया हो गया कमाने का, धन कमाने का, ठीक है। राजा से ज्यादा जमीन दान में लेने का, पैसा दान में लेने का। सो इट इज लाइक दैट। सो वी वर कान्व, ठीक है। कान्व डायनेस्टी के बाद आएंगे हमारे सातवाहन। सो सातवाहन में भी कान्वा को हराया था और फर्स्ट एडी में सातवाहन डायनेस्टी बनी। गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम सुना होगा आपने, बीच में मूवी बनी थी एक साउथ की, ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो अ ब्राह्मण, ठीक है। सो दे डिफीटेड द कानवाज। एक बार सुन लो, इसके बाद फिर लिखवाते हैं उसका। सो इन्होंने कानवा को हराया, कानवा के जो आखिरी राजा थे उन्होंने हराया, और इनका जो पावर था वो सेंट्रल इंडिया में था, ठीक है। यानी ये महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पे इनका पावर था। और आंध्र प्रदेश की ही वो मूवी थी जो अभी आई थी, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है, जब उपराष्ट्रपति हमारे श्री वेंकैया नायडू थे। सो ही वेंट देयर, जब वो उस मूवी का लॉन्च हुआ था तो उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, और वो न्यूज़ में भी काफ़ी छपा था उस टाइम पे। सो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ही वॉज ए ट्रू ब्राह्मण, और ऐसा माना जाता था ही वॉज ऑल्सो अ हेटर ऑफ क्षत्रिय। और अगेन कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स तो थे ही। इसके बाद ये सतवाहन में ही गौतमी पुत्र सतकर्णी ने लेड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, लेड कॉइन्स विच वॉज फर्स्ट, उस समय पे पहला था, ठीक है। फोटो बनी है। सो ही इंट्रोड्यूस्ड लेड कॉइन्स। ट्रेड और शिपिंग का इनको बहुत शौक था। सो इनकी सिक्कों में आपको शिप्स मिलेंगी, इनकी सिक्कों में शिप बनी होती हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन एज वेल। एक सवाल का तरीका ये होता है, वहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक पैरा देंगे क्वेश्चन में कि ही वॉज अ रूलर इन सेंट्रल इंडिया एंड ही वॉज अ ट्रू ब्राह्मण, रूलर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। ही वॉज अ ट्रू ब्राह्मण, ही हैड लव टुवर्ड्स शिप्स एंड ट्रेडिंग, हिज कॉइन्स वर रिप्रेजेंटेड विद शिप्स, ऐसे करके एंड देन 4 ऑप्शन कौन है इसमें से। सो आपको राजा के बारे में जो पिक्यूलियरिटी है, उसकी जो पिक्यूलियर ट्रेट्स है वो आपको पता होने चाहिए। सो उसमें आपको डिसाइफर करने में आसानी होगी। सो कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स से ही लेड कॉइन्स ही लेके आए। शिप्स, इनकी सील में, इनकी कॉइन्स में शिप बनी होती थी। यहाँ पे ये था कि जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, सो इनकी माँ का नाम था गौतमी। सो यहाँ पे आप ये चीज देखोगे कि माँ के नाम से बेटे का नाम होता था, राजा का नाम होता था, तो राजा का नाम से आप समझ जाते थे कि ये किनका बेटा है। ओके, नेम ऑफ देयर मदर। सो यहाँ पे सोसाइटी हालांकि पैट्रिलिनियर ही थी, यानी पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी, लेकिन राजा का जो भी नाम होता था, बेटे का नाम माँ के नाम पे होता था। अब ये पहले रूलर्स हैं जिन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देना शुरू किया, यानी जमीन। अभी तक क्या होता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। अब ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ही ये प्रथा चालू की जहां पे राजा जो है ब्राह्मणों को जमीन देता था दान में, ठीक है। और वो भी टैक्स फ्री होता था, और इसका कुछ वर्ड भी है, सतवाहना ने इस बुक में लिखेगा, अभी मुझे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी।
मैं एक वर्ड है, ये जो लैंड ग्रांट किया जाता था ना, इसको कुछ बोलते हैं, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, अब फॉरेन इन्वेजन हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। सो हाँ, यस, कुशन, शक, ये सब फॉरेनर्स थे। एंड ठीक है, टैक्स फ्री लैंड्स थे। एक पर्टिकुलर मर्चेंट ग्रुप था जो कि परफ्यूम की ट्रेडिंग करता था, जिनको गंधिका बोला जाता था। मर्चेंट का गिल्ड था ये, परफ्यूम की ट्रेडिंग करता था। अब ये पर्टिकुलर गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क को दान दक्षिणा देते थे। ठीक है, सो ये एक पिक्यूलियर इंफॉर्मेशन है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ये गंधिका परफ्यूमर्स थे, परफ्यूम बनाते थे, धीरे धीरे किसी भी दुकान वाले को गंधिका बोलना शुरू कर दिया गया। राइट, अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा ये एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर बने। अब आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, जैसे गौतमी पुत्र सटकर्णी है, ये तो ट्रू ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस एरिया में और भी जैसे गवर्नर थे या इनके बाद जो राजा आए, सो ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई या उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत फ्लरिश करता रहा। ओके, सो यहाँ पे अगर कभी सवाल बनता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी सतवाहना रूलर्स के दौरान बुद्धिज्म वाज सप्रेस टोटली या फिर बुद्धिज्म को ग्रांट नहीं मिलता था, तो ऐसा नहीं है, देयर वाज एक्सेप्शन इवन देन ऑल्सो। ठीक है, अब गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। अब हम एडी में आ गए हैं, दैट इज एनो डोमिनाई, 1st century एडी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। फर्स्ट रूलर, a true Brahmin, started land grants to Brahmins, that too tax free। दूसरा पॉइंट होगा, अपार्ट फ्रॉम कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स, also introduced lead coins। Next point, he was passionate about ships and trading। Shipping and trading, and ships were shown in his coins। Next point, a merchant guild, व्यापारियों का एक समूह, गंधिका, ब्रैकेट में परफ्यूमर्स, परफ्यूम का इनका कारोबार होता था, gave grants to Buddhist monks। Other kings also gave patronage to Buddhism। सो सतवाहन डायनेस्टी में बुद्धिज्म भी एग्जिस्ट करता था।
ऑल्सो गिव पेट्रोनेज टू बुद्धिज्म. पेट्रोनेज मतलब दान दक्षिणा. दिस इज अबाउट सतवाहन. अमरावती एंड नागार्जुन. अमरावती स्तूप अब तो काफी वो जर्जर स्थिति में है, टूट गया है, लेकिन एक समय पे अमरावती स्तूपा वाज वेरी फेमस एंड वेरी बिग. अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा. अमरावती स्तूप के बारे में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, आपके 11th क्लास की आर्ट की बुक में लिखा हुआ है वो. बिकेम इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स. सतवाहना के बारे में देख लेना. सेंट्रल इंडिया में इनका एम्पायर था. सतवाहना इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रूलिंग. अच्छा, इसके फाउंडर का जो नाम था वो सिमुका था, बट द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वाज गौतमीपुत्र. फाउंडर इज सिमुका. लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ इंडिया. क्या दिक्कत है? अब फॉरेन इन्वेजन जो शुरू होता है, या फॉरेन, इज इट वर्किंग माइक? हेलो. फॉरेन इन्वेजन जो हो रहा है वो 200 बीसी से फर्स्ट सेकेंड एडी के बीच में हो रहा है, यानी 300-400 साल का ये टाइम है. इस वक्त फॉरेन इन्वेजन होता है. अब मैंने आपको बताया था कि इस वक्त सेंट्रल एशिया से बहुत सी अलग अलग ट्राइब्स हैं जो कि इधर मूव कर रही हैं. ठीक है. सो अब एक रीजन ये है कि एक तो हमारा फ्रंटियर नॉर्थ वेस्ट वाला सिक्योर नहीं था. दूसरा रीजन ये है कि चाइना में उस वक्त तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया था. ठीक है. तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी, देवर मोर अवेयर, तो उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना लिया था. अब ये जो ट्राइब्स थे, स्काइदियंस या पार्दियंस, इन ट्राइब्स जो थे, कबीले थे बेसिकली, सो इनको जब इन्होंने देख लिया वहां से हम जा नहीं सकते चाइना, वहां तो वॉल बन गई है, कैसे कवर करेंगे, तो ये अब साउथ की तरफ मूव किया, यानी इंडिया की तरफ. सो इंडिया कोई सेफ्टी हमने बनाई नहीं थी, हम बढ़िया आराम से सो रहे थे, तो इधर इधर मूव करना शुरू कर दिया. चाइना बच गया. ओके. अब इन्होंने 2 ट्राइब्स हैं, स्काइदियंस एंड पार्दियंस. ठीक है. ये दोनों ट्राइब्स
बेसिकली स्काइडियंस वाज नॉट, उतना उसको हिम्मत नहीं थी इधर इन्वेड करने की, बट ये जो पार्थियंस थे इन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया कि नहीं नहीं चलते हैं साथ में, ठीक है, लूटेंगे, और ये इधर आ जाते हैं। अब ये था कि एक तो सिल्क रूट भी था, वो भी एक बढ़िया रास्ता था, बढ़िया चिकनी सड़क है, बढ़िया आराम से आएंगे। और क्योंकि वो ट्रेड रूट इतना फ्लरिश था कि इनफैक्ट इब्न बतूता भी लिखते हैं कि वहाँ पे इतनी मारकाट चलती थी कि उनका जो पूरा कारवां था उसमें कई सारे लोग थे और बस आखिरी में वो बचते हैं, ठीक है, सब मर जाते हैं, इतनी लूटपाट होती थी वहाँ पे। उस रूट में इतने सारे कबीले पड़ते हैं ना अफगानिस्तान की तरफ, और ऊपर की तरफ जब आप जाते हो बहुत सारे खतरनाक कबीले ग्रुप पड़ते हैं। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो एक तो इस रूट से वो आ गए। अब ये जो कबीले वाले होते हैं हमसे ज़्यादा वैसे, क्योंकि क्या है कि इनका जो सिस्टम है ज्योग्राफी या इनकी टोपोग्राफी जो है वो इनको इतना मजबूत बना देती है। आज भी जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान के जो ट्राइब्स वाले लोग हैं, कभी यूट्यूब में देखना, वो अभी भी आपको ऐसा लगेगा दे आर मच मोर पावरफुल, और ये अभी भी लगभग वैसे ही रह रहे हैं, ठीक है। हाथ से बाज को पकड़ लेना या फिर और भी तरह तरह के ये जो काम करते हैं ना, यू विल फाइंड कि दे आर रियली मच मोर पावरफुल। इवन आज की डेट में इनकी औरतें भी बहुत पावरफुल होती हैं। ओके, सो एक खास बात ये भी हुई कि अब इनके आने के बाद से, पहले तो ये आए एक तरीके से लड़ भिड़ करके, फिर धीरे धीरे अब इनको यहाँ सेटलमेंट तो करना ही था। जब सेटलमेंट करेंगे तो हमें भी फॉरेन ट्रेड करना है, तो इनकी वजह से ट्रेड और फ्लरिश हो गया, क्योंकि जो अफगान वाला या वेस्टर्न जो पार्ट था हमारा, ये धीरे धीरे फ्लरिश होने लगा। इन्होंने आया, चीज़ों को संभाल लिया और इनको भी स्टैब्लिश करना था, तो इस वजह से ये भी हो गया। तो ये था हमारा इन्वेजन का रीज़न क्या था, ठीक है। चाइना जा नहीं पाए, इधर आ गए। अब दूसरा ये है, इंडो ग्रीक्स जब यहाँ पे आते हैं 165 बीसी का समय है, ठीक है, विच वॉज शुंग के टाइम का, ठीक है, लगभग लगभग शुंग डायनेस्टी आई 185, तो उससे 20 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल बाद, राइट। सो ये आते हैं इंडो ग्रीक्स। अब ये जो पहला जस्ता आया था ग्रीक्स का, इनको इंडो ग्रीक इसलिए बोलते हैं, ये ग्रीक थे बट क्योंकि ये जब यहाँ पे आए तो दोनों कल्चर मिक्स हो गए, ठीक है। सो जब हम गांधार आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, सुना होगा गांधार आर्ट, सो वो दैट इज मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक कल्चर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडो ग्रीक। तो बैक्ट्रिया से पहला जस्ता आता है ग्रीक्स का, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया ये कवर कर लेते हैं, वही एरिया जो एक समय पे अलेक्जेंडर छोड़ के गया था, ठीक है, लगभग उसी एरिया पे ये आके कॉन्कर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे, बहुत सारे रूलर्स आते हैं बट हमें सबके नाम नहीं ध्यान रखने, एक ध्यान रखना है जिसका नाम था मिनेंडर, जिसको मिलिंद भी बोलते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को अपने वर्जन में कर देते हैं, यस। सो वैसे ही मिनेंडर था, इसको मिलिंद कर देते हैं। और मिलिंद पानो नाम की एक किताब है, उस किताब में जो मिलिंद है यानी मिनेंडर है, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एक टाइम पे। तो ये जब कन्वर्ट होते हैं और जो बुद्धिस्ट मॉन्क इनको कन्वर्ट करते हैं उनका नाम है नागसेन। सो नागसेन से मिलिंद ने कुछ सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों को एक किताब का रूप दिया गया है जिसका नाम है मिलिंद पानो। सो बेसिकली इंडो ग्रीक रूलर आए और बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सो मिलिंद पानो, या फिर मिलिंद पानो किताब का नाम है, बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम है नागसेन, और राजा का नाम है मिनेंडर, ठीक है, एक ये है। अब ये है कि इन्होंने, ये पहले राजा थे जिन्होंने सिक्कों में राजा का नाम लिखना शुरू किया। अभी तक सिक्कों में राजा का नाम नहीं लिखा गया था, ठीक है। हमने सतवाहन में देखा कि शिप्स बने हुए हैं, ठीक है, और भी कुछ कुछ मोटिव्स बने हुए हैं इसके पहले के टाइम पे, बट अब इंडो ग्रीक्स के आने के बाद से इन्होंने सिक्कों में राजा का नाम लिखना शुरू कर दिया। तो इससे हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन या फिर एविडेंस और बेहतर हो गई। अब हमें पता है कि किस किस राजा के टाइम पे क्या क्या हुआ था, ओके, ठीक है। तो दे वर फर्स्ट टू इश्यू कॉइन्स इन द नेम ऑफ रूलर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गोल्ड कॉइन्स पहली बार यहीं से शुरू होते हैं, सोने के सिक्के बनने इनके टाइम से ही शुरू होते हैं, इंडो ग्रीक्स के टाइम पे। हालांकि गुप्त काल में बहुत ही सेलिब्रेटेड उसमें हो जाते हैं, वहां लेड कॉइन्स हैं, सतवाहन में नहीं। सो इसमें पहली बार गोल्ड कॉइन्स बने। इसके बाद ये रहे इंडो ग्रीक्स, इसके बाद आते हैं शक। इंग्लिश में शाका शाका लिखा होता है बट उनको शक बोलते हैं,
ये बाद में अभी इनफैक्ट आप देखोगे जो वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे जो लोग रह रहे हैं, ये कहा जाता है जो शक थे, शक यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हो गए, इन्होंने लोकल लोगों से शादी की और देन बेसिकली उनकी ओरिजिन बदल गई, दे बिकेम राजपूत्स और ये जो भी बन गए, बट ओरिजिनल दे वर शक एंड हुन्स। ये मनुस्मृति में भी मेंशन है शक हुन के बारे में, तो उन्होंने मनुस्मृति में चैप्टर 10 है जो कि बाद में ऐड किया गया था। सो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो शक और हुन, उनको बेसिकली ना ही क्षत्रिय माना गया है, ना ही ब्राह्मण माना गया है, ना ही वैश्य, उनको शूद्र की कैटेगरी में दिया गया है क्योंकि वो विदेशी थे। ये कहा गया है कि इनसे शादी से जो बच्चे आएंगे वो अगेन चांडाल होंगे। सो मनुस्मृति के चैप्टर 10 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। बट देन हुआ क्या, समय के साथ इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया उस धरती पे, राजा बन गए, तो इन्होंने अपना ही संस्कृताइजेशन, एक वर्ड है जब आप सोसाइटी में पढ़ोगे उसमें ये होता है कि आप अपना सोशल लेवल, सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए जो उस सोसाइटी का जो अपर कास्ट होगा आप उसमें कन्वर्ट होने लगते हो, रिचुअल्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर के। सो इनके जो वेस्टर्न पार्ट में जो लोग हैं इनके बारे में यही कहा जाता है कि इन्होंने अपना संस्कृताइजेशन कर लिया है, यानी ब्राह्मणों को बहुत सारे ग्रांट दिए, ये सब दिया कि हमारे साथ वही रिचुअल्स करो जो क्षत्रियों के साथ किया जाता है, ठीक है। सो इससे इनका सोशल स्टेटस बढ़ गया। सो शक वॉज इंडियन टर्म फॉर पीपल कॉल्ड स्काइथियंस। स्काइथियंस पार्थियंस का नाम अभी मैंने बताया था, सबसे पहले ये आए थे, ठीक है। सो स्काइथियंस धीरे धीरे शक बन गए और ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे। 5 ब्रांचेस में इन्होंने रूल किया, एक था अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा वेस्टर्न इंडिया एंड 5वां डेक्कन। डेक्कन वॉज सेंट्रल पार्ट, ठीक है, वो जो सतवाहन वाला एरिया है लगभग उसी में डेक्कन आएगा। ओके, मथुरा में एक राजा की मूर्ति भी बनी हुई है, वो हालांकि वो समुद्रगुप्त की बनी हुई है जिसमें सर कटा हुआ है, तोड़ दिया गया था बाद में उसको। वो मूर्ति बनी हुई, उसको देखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मथुरा में हमें गांधार आर्ट भी मिलता है, आर्ट एंड कल्चर में, हाँ यस, इसमें ही बना हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में बना हुआ है। सो मथुरा में हमें गांधार आर्ट का भी मेंशन मिलता है। गांधार आर्ट में आप देखोगे, वो आर्ट एंड कल्चर में हम देखेंगे थोड़ी बहुत चीजें, जैसे ग्रीक आपने स्टैच्यूज देखे हैं कभी, कभी मूवी में देखा हो या कुछ देखा हो, है ना। अगर आपने वो धूम मूवी देखी हो, धूम मूवी देखी है जिसमें ऋतिक रोशन चोर होता है, सो उसमें भी ऐसे वो स्टैचूज दिखाई देते हैं। नहीं तो आपने ग्रीक स्टैचूज देखे होंगे, बड़ा एकदम शार्प, हाँ ऐसे बैठे होते हैं, नाक बड़ी शार्प सी होती है, ठीक है, और हेड में, हाँ, और हेड में एक ऐसा राउंड राउंड सा कुछ टोपी जैसी होती है, ठीक है, कहीं कहीं पत्ते भी होते हैं, जो महिला अगर का स्टैचू होता है, हाँ, सो वो पत्ते वाला क्राउन होता है, ठीक है, कपड़े वैसे होते हैं। तो वो चीज आप देखोगे जो गांधार आर्ट में एक बुद्ध जी की एक मूर्ति बनी हुई है, उसमें वैसा ही बनाया गया है। सो इसलिए कहा गया कि जो वहाँ का जो आर्किटेक्चर बोल रही हूँ, वहाँ की जो कला थी उसको हमने थोड़ा इंडियनाइज करके यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, बुद्ध की प्रतिमा वैसे ही बना दी। ओके, अब शक में मोस्ट फेमस रूलर इज रुद्रदमन वन। ये सिंध, कच्छी, गुजरात में इन्होंने रूल किया, वेस्टर्न ब्रांच, यानी उस टाइम पे, अब आप जो मैंने आपको कहानी बताई आपको समझ में आ रही होगी। सो रुद्रदमन रूल्ड ओवर वेस्टर्न एरिया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये सवालों में बहुत आता है, और जो ये आपके इस किताब में भी एक मैंने आपको बताया था, ब्लू कलर की पट्टी है लेफ्ट साइड में, उस दिन दिखाई थी आपको। तो रुद्रदमन ने कहते हैं कि सुदर्शन लेक जो है उसको रिपेयर करवाया था। सो रुद्रदमन कौन हुए? शक के रूलर हुए, ये 90 BC, और इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था ड्यूरिंग, बना कब था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ये बना था, और सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया किसने? रुद्रदमन वन ने। अभी ये सब लिखवाऊंगी मैं। संस्कृत की तरफ इंक्लाइंड थे, तो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन अगर आपको मिलेगा तो वो संस्कृत में जो मिलेगा वो इनके शक रूलर रुद्रदमन द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इंस्क्रिप्शन यानी वो आपने देखा है ना, हम जब आर्कियोलॉजिकल साइट में जाते हैं पत्थर में गुदा हुआ होता है। विक्रम संवत एरा शुरू किया जाता है 57 BC में। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ विक्रमादित्य ओवर शक्स। विक्रमादित्य अब आएंगे, ओके। शक को इन्होंने हराया था, और जो नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है उसकी शुरुआत 57 BC से ही होती है। विक्रम संवत, हमारे यहाँ भी हम बोलते हैं विक्रम संवत, इससे शुरू होता है, ओके। इसके बाद पार्थियंस का है।
पार्थियंस आते हैं 1st सेंचुरी एडी। हाँ, हालांकि स्काइडियंस, ये पार्थियंस वही है जो स्काइडियंस थे, स्काइडियंस शक बन गए, अब पार्थियंस है, पार्थियंस बन जाएंगे। पार्थियंस पार्थियंस है, लेटर ऑन इनको ये भी कहा गया है कि जो कुशान्स हैं, सो पार्थियंस स्काइडियंस साथ में आए थे, और पार्थियंस थे ईरान से, स्काइडियंस थे सेंट्रल एशिया से। हमने काफी बता दिया, पहले इतना लिखा देती हूँ आपको फॉरेन इन्वेजन को लेकर के। वो होगा 9th 10th 10th सेंचुरी से। जो राजपूत टर्म है ना, इट इज नॉट परमानेंट। जैसे राजपूत आर नाउ दे आर कंसिडर क्षत्रिय, जो राजस्थान के राजपूत हैं, बट बेसिकली इनका ओरिजिन क्या था, जिन्होंने अपने किंगडम के जो राजपुत्र बेसिकली कहा जाता था, राजा के पुत्र, ओके, सो इन्होंने संस्कृताइजेशन से, ये बेसिकली ये ट्राइब्स ही थे, वेस्टर्न एशिया से आए हुए थे, ट्राइब्स थे, बस संस्कृताइजेशन के थ्रू इन्होंने अपना स्टेटस क्षत्रियों दो बराबर कर दिया था। बट जो उत्तर प्रदेश और इस एरिया में जो आपको क्षत्रिय पाए जाते हैं, दे आर ओरिजिनल क्षत्रिय। इनकी ओरिजिन आप देखोगे ये वैदिक काल से आएगी, ठीक है। ये देखो ध्यान रखो, मोटा मोटी 500 साल का ये समय है, इस दौरान होते हैं ये। बुद्धिस्ट मॉन्क के आगे नागसेन लिख देना।
इसके बाद है शक। They ruled in five branches. पंजाब, अफगानिस्तान, डेक्कन, मथुरा एंड वेस्टर्न इंडिया। Most famous is Rudradaman. Rudradaman I. He ruled in Sindh. Kutchi is basically Kutch, Gujarat. Repaired Sudarshan Lake. इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है ये। And this lake was built by Chandragupta Maurya. काठियावाड़ जगह का नाम है गुजरात में। He patronized Sanskrit. Hence, first ever Sanskrit inscription.
व्हाट? नहीं, शाक को हराया था, तभी नई डायनेस्टी शुरू होगी, विक्रम संवत। इंडो ग्रीक से आने से एक और स्क्रिप्ट पाई जाती है, फॉरेन इन्वेजन में ही लिख लेना, जिसको बोलते हैं एरामाइक स्क्रिप्ट। अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मी एंड खरोष्टी, नाउ दिस स्क्रिप्ट, ये किसकी वजह से? इंडो ग्रीक के आने से ये स्क्रिप्ट है। इसके बाद हमारा बचेगा एक तो इंडो ग्रीक में ही कुशन बचेगा, जहाँ अपने रूलर का नाम ध्यान होगा, कटफाइसिस वन, कटफाइसिस टू, कनिष्क। ठीक है, हाँ। सो ये हैं बचे हुए हैं। इसके बाद हमें संगम एज पढ़ना है। ओके, साउथ में क्या हो रहा था? साउथ की खास बात ये है, साउथ में मेगालिथिक कल्चर है। यू डोंट फाइंड नियो एंड मीजो एंड दिस दैट, यू फाइंड डायरेक्ट मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, मेगालिथिक कल्चर के बाद सीधे आता है संगम एज, एंड संगम एज इज वेरी फ्लरिश्ड एज, जस्ट लाइक और वैदिक एज होगा, उनका संगम एज है, टाइम अलग है। सो फिर हम संगम एज के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ में बस दो बचे हुए हैं, एक है गुप्त और एक है हर्षवर्धन। ओके, सो ये नेक्स्ट क्लास में आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है।